सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ 22 जून की एडिटोरियल क्लास में। आज की क्लास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है द हिंदू का, हीट एंड स्टेट इसका टाइटल है। बहुत सारी न्यूज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे गर्मियों के मौसम में कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है गर्मी की वजह से। अगर इसका ठीक से एनालिसिस किया जाए तो आपको पता लगेगा इनमें से कितनी डेथ्स सच में गर्मी की वजह से होती हैं और कितनी डेथ्स सरकार की लापरवाही की वजह से होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इस आर्टिकल में आपको गर्मी को लेकर के। अपना क्विज़ भी देख लो आज का। आर्टिकल को पढ़ते हुए जो ग्रामर के वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूं, सीखने की कोशिश करना और क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे अप्लाई करना। 7 में से 7 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस भी क्लास के लास्ट में करवाऊंगा क्विज़ के। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है हीट एंड स्टेट। हीट का मतलब आप समझते ही हैं, गर्मी है ना। और स्टेट का क्या मतलब होता है? देखिए, स्टेट वर्ड के कई सारे मीनिंग्स हैं। मैं आपको यहीं लिख के बता देता हूँ, जो बिगिनर लेवल के हैं कंफ्यूज मत रहा करो इसमें। ये वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है जी कोई स्टेट या प्रोविंस, जिसको राज्य भी आप बोलते हैं, ठीक है। जैसे पंजाब एक स्टेट है, हरियाणा एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है। ये तो पहला मीनिंग है इसका। दूसरा स्टेट का मीनिंग होता है जी सिचुएशन, कंडीशन या अवस्था। सिचुएशन, कंडीशन या अवस्था। कभी कभी आप बोलते होंगे ना, भाई अब जो पेशेंट है सीरियस स्टेट में आ चुका है, इकॉनमी जो है डेंजरस स्टेट में है, तो अवस्था के लिए स्टेट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सिचुएशन के लिए। और जो तीसरा वर्ड है जो आप इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी के अंदर देखेंगे बार बार, स्टेट का मतलब होता है नेशन या गवर्नमेंट, या इसको बोल सकते हैं राज्य। जैसे भारत भी एक राज्य है। अब आप बोलोगे सर राज्य तो पंजाब है, हरियाणा है। अरे पर भारत एक देश की तरह एक राज्य ही तो है। पाकिस्तान भी एक राज्य है, अमेरिका भी एक राज्य है। ये सभी के सभी जो कंट्रीज़ हैं एक सरकार के अंडर में, नेशन के आइडेंटिटी के अंदर में फंक्शन करते हैं। ऐसी फंक्शनिंग यूनिट्स को, नेशंस और कंट्रीज़ को भी स्टेट बोला जाता है। चाइना इज़ अ डिक्टेटोरियल स्टेट या कम्युनिस्ट स्टेट। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। पाकिस्तान इज़ अ थियोक्रेटिक स्टेट। तो इस तरीके से राज्य को यानी देश को भी आप स्टेट वर्ड से बताते हैं। अब ध्यान रखना, यही 3 वर्ड्स इस वर्ड के मीनिंग निकलेंगे। आज तीसरा वाला मीनिंग यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कह रहा है जी गर्मी और राज्य के बीच में क्या फ़र्क है और क्या कनेक्शन है। बात कर रहा है ऑन अ हीट वेव बीइंग ओनली 1/2 ऑफ द इशू। बात हो रही है एक हीट वेव के होने की। हीट वेव क्या होता है जी? वेव यानी कि धारा, हीट मतलब गर्मी। जो अचानक से लू सी चलती है ना, अचानक से तेज़ तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, इसी को हीट वेव बोलते हैं। कह रहा है जी तापमान की जो वेव है उसके सिर्फ होने के साथ ही आधा ही इशू, हाफ ऑफ द इशू। तापमान के बढ़ने से मौतें नहीं होती हैं, ये सिर्फ आधा इशू है। आधा इशू ये है कि सरकार कैसे तापमान को झिलवाने के लिए पब्लिक को तैयार करवाती है ना। चलिए अब डिटेल में देख लेंगे आगे क्या कहना चाह रहा है ये। हीट वेव वर्ड को पकड़ लो। हीट मतलब गर्मी, वेव मतलब धारा। अ पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हीट इज कॉल्ड हीट वेव। टिपिकली ये पीरियड मार्च में शुरू होता है और सितंबर तक आप इसको देखेंगे। इसी के लिए एक ईडियम भी है इंग्लिश में, डॉग डेज। डॉग डेज अब मेरे ख्याल से अपने आप ही याद हो जाएगी आपको। गर्मी में हर आदमी की हालत जो है डॉग जैसी होती है, वहीं से इस ईडियम को हमने बनाया हुआ है। डॉग डेज मतलब मार्च से लेकर के सितंबर तक का महीना भारत में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, टाइटल पैराग्राफ पे देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी पुअर लिविंग कंडीशंस हैव एक्सेसरबेटेड द इफेक्ट्स ऑफ हीट वेव्स। कह रहे खराब जो लिविंग कंडीशन है ना, लोगों के जीवन स्तर है जो खराब, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, हीट के बारे में पता नहीं है, गर्मी लग जाए तो क्या करना है। कह रहे इन्होंने ही खराब कर दिया है, बद से बदतर कर दिया है, एक्सेसरबेट कर दिया है गर्मी के हीट वेव्स के इफ़ेक्ट्स को, असर को। समझ में आ गया सेंटेंस? लिविंग कंडीशंस आपका सब्जेक्ट है, हैव एक्सेसरबेटेड इसकी वर्ब है। एक्सेसरबेट करना, किसी चीज़ को बद से बदतर बनाना। वर्सन, एग्रवेट, एक्सेस्पिरेट सभी इसके सिनोनिम है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको एक साथ दिखाएंगे ताकि आप इनको स्मूथली पढ़ सकें। आर्टिकल पढ़ते हुए ये वर्ड्स आपको फटाफट मीनिंग आपको सब वर्ड्स का आना चाहिए, है ना। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें।
थोड़ी मेहनत लगती है इस क्लास पे, आप देख पा रहे होंगे ये नोट्स वगैरह सब ऐड करके लाता हूँ ताकि 3-4 घंटे की पढ़ाई आपकी इस आधे घंटे में इस क्लास के दौरान हो जाए। आपके लाइक्स और शेयर से क्लास को बहुत रीच मिलती है। उसी के साथ में इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं YT के कोर्सेज़ का। YT आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, UPSC का, SSC का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से UPSC कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको UPSC में या स्टेट PSC एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको SSC और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। ऑलराइट, ये अपनी वोकैब शीट है आज की। 5-6 वर्ड्स अपने पास, यही एक्सेसरबेट से शुरू करते हैं। चीज़ों को बद से बदतर बनाना। द मेडिसिन एक्सेसरबेटेड हर सिम्टम्स। इस दवा ने बद से बदतर बना दिया, एक्सेसरबेट कर दिया उसके सिम्टम्स को। तो पहले तो हल्का जुकाम था, दवाई लेकर के वो जुकाम जो है सर दर्द में बदल गया। तो जब चीज़ें और ख़राब होती हैं तब इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। अब बद से बदतर होने के लिए ये सारे वर्ड जो है ना यूज़ कर सकते हैं आप। वर्सन, एग्रावेट, एक्सेस्पिरेट। ये देख रहे हो, एक्सेसरबेट और एक्सेस्पिरेट एक जैसे दिखाई देने में भी एक जैसे हैं और मीनिंग भी इनका एक जैसा है, चीज़ों को ख़राब बनाने जैसा। दोनों तीनों वर्ड से याद रखना, एग्रावेट, एक्सेस्पिरेट और एक्सेसरबेट खास करके। चलिए, अगला वर्ड अपने पास कंटेमिनेशन, 2-3 दिन पहले ही आया था। कंटेमिनेशन का मतलब होता है जी मिलावट या इम्प्योरिटी। अगर हवा के अंदर धुआं छोड़ रहे हो, पानी के अंदर, दूध के अंदर पानी छोड़ रहे हो, पानी में गंदे केमिकल छोड़ रहे हो, तो ये सभी कंटेमिनेशन के एग्जाम्पल्स हैं। समझ गए ना? गलत चीज़ों का मिक्सचर हो जाना साफ चीज़ों में कंटेमिनेशन कहलाता है। नाउन फॉर्म में कंटेमिनेशन, वर्ब फॉर्म में कंटेमिनेट। सिनोनिम होते हैं इसके एडल्ट्रेशन और पोल्यूशन। यूज़ करके देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट कैन कॉज कंटेमिनेशन इन द एयर एंड वाटर इन इट्स विसिनिटी। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो पोल्यूशन को, कंटेमिनेशन को कॉज कर सकता है आसपास की हवा और पानी में। विसिनिटी का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग, आसपास का एरिया। इन इट्स सराउंडिंग या इन इट्स विसिनिटी एक ही बात है। ये नया वर्ड होगा आपके लिए, विसिनिटी, सराउंडिंग से इसको कनेक्ट करके रखना। आज ये कंटेमिनेशन वर्ड अपनी वर्ब या एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ होगा। चलिए, जैसे कंटेमिनेटेड आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल बन के, इसका क्या मीनिंग होगा कंटेमिनेटेड का? ऐसी चीज़ जो पोल्यूटेड है। ठीक है, अगला वर्ड है अपने पास जी, नया वर्ड है आपके लिए, जस्ट ए मिनट। अगला वर्ड है अपने पास स्ट्रिक्चर। इस वर्ड के 2 मीनिंग्स हैं और दोनों यहाँ 50-50 देखोगे, किसी आर्टिकल में किसी जगह पे पहला वाला और किसी जगह दूसरा वाला। स्ट्रिक्चर का पहला मीनिंग होता है बहुत ही कड़ा क्रिटिसिज्म, और स्ट्रिक्चर का दूसरा मीनिंग होता है एक सिचुएशन या रूल या कानून जो आपके किसी बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करे, आपके किसी काम करने की आज़ादी को या एबिलिटी को पाबंद करे। यूज़ करके दिखा देता हूँ, नया वर्ड है, थोड़ा ध्यान से समझो। द ग्रोथ ऑफ द कंपनी वॉज हैम्पर्ड बाय फाइनेंशियल स्ट्रिक्चर्स। कंपनी की जो ग्रोथ है वो हैम्पर्ड थी, स्टॉप्ड थी, ग्रोथ के बीच में रुकावटें थी फाइनेंशियल स्ट्रिक्चर्स की वजह से, या यूँ कह दें आर्थिक पाबंदियों की वजह से। कंपनी को लोन नहीं मिल रहा था, कंपनी के पास खुद के पास पैसा नहीं था, कैश फ्लोज कम थे, इसलिए ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो पाबंदियों के लिए स्ट्रिक्चर्स वर्ड को यूज़ करें। पाबंदी को रिस्ट्रेंट भी बोलते हैं। आज सेकंड वाला मीनिंग इस वर्ड का आर्टिकल में देखेंगे। फर्स्ट वाले पे मैंने कुछ सेंटेंस बनाया नहीं है, क्रिटिसिज्म पे तो आप कैसे भी कोई भी सेंटेंस बना ही सकते हो। चलिए, नाउन होता है स्ट्रिक्चर। अगला जो वर्ड है फोर्ज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड के 3 मीनिंग्स होते हैं। देखो, फोर्ज का पहला मीनिंग होता है जैसे लोहार अपने हथौड़े से मार मार के किसी चीज़ को ढालता है ना, उस ढालने के काम को बोलते हैं फोर्ज करना। समझ गए ना? किसी चीज़ का उसने मार के हथौड़े से उसने उसका पेन बना दिया, किसी का कील बना दिया, किसी का पंखा बना दिया, पंखे का पर बना दिया। तो जो भी चीज़ वो बनाता है उसको फोर्ज करना बोलते हैं। ये तो इसका लिटरल मीनिंग है इस वर्ड का।
अब वहीं से दूसरा मीनिंग निकलता है बड़ी मेहनत और जतन से किसी काम को सक्सेसफुली अंजाम देना, ये भी फोर्ज है। और इसको आप लोहार वाले इस काम से ना कनेक्ट करके देख सकते हो। भाई लोहार को लोहे के एक लंबी सी छड़ में से 50 कील बनाने थे, नेल्स बनाने थे। तो नेल्स तो ऐसे नहीं बन जाएंगे ना सोच लेने से, ठोक ठोक के मार मार के लोहे को वो छोटा छोटा करके उसके नेल्स बनाएगा, कील बनाएगा। तो जैसे मेहनत के साथ में वो कीलों को ढालता है, वैसे ही अगर मेहनत के साथ में आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी रिश्ते को, किसी रिलेशनशिप को, इस तरह की चीज़ों को जब पूरा करते हैं तो वहाँ भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा जो मीनिंग है इसका, ये बीच वाला, इसका मतलब होता है किसी के कागजात वगैरह झूठे बनाना। तो ये मीनिंग भी इसका कभी कभी आप देखेंगे। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, एक ही वर्ड सर इतने कैसे मीनिंग? हाँ जी, इतने ही मीनिंग है, बार बार इनको यूज़ होता हुआ देखोगे। चलो ये पहला वाला मीनिंग देख लेते हैं। न्यू दिल्ली हैज़ फोर्ज अलायंसेस विद ऑल मेजर वेस्टर्न पावर्स। नई दिल्ली ने फोर्ज किया है, हथौड़े से मार मार के, जतन कर करके अलायंसेस को बनाया है, रिश्तों को बनाया है सभी मेजर वेस्टर्न पावर्स के साथ में। तो ये जो हो गया पहला वाला मीनिंग। दूसरा वाला और बता दें आपको, ही वॉज अक्यूज ऑफ फोर्जिंग द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज अंकल। उस पर आरोप लगा था नकली कागजात बनवाने का, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के उसके अंकल के। फोर्ज किया उसने, जो है डॉक्यूमेंट्स को अपने हिसाब से नकली बनवाए। आज ये पहला वाला मीनिंग आर्टिकल में देखेंगे। हैमर आउट, थ्रैश आउट, कंस्ट्रक्ट या निगोशिएट, ये पहले वाले मीनिंग के सिनोनिम्स हैं। चलिए, थोड़ा मेहनत भी कर रहा हूँ वोकैब पे, आपको डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये बार बार ये मीनिंग अलग अलग आएंगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। एक साथ एक ही बार में एक ही वर्ड को सारे मीनिंग्स कनेक्ट करके समझो। लास्ट वर्ड है कोमॉर्बिडिटी। मॉर्बिड क्या होता है जी? बीमार। मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी। को का मतलब है साथ में। कोमॉर्बिडिटी एक ऐसी अवस्था है जिसमें एक से ज़्यादा बीमारियाँ आपको एक साथ हैं। किसी आदमी को ब्लड प्रेशर है, साथ में उसको डायबिटीज़ भी है, तो डायबिटीज़ उसकी कोमॉर्बिडिटी होगी, और वो पर्सन कोमॉर्बिड हो गया, कई बीमारियों को साथ में लेके चलने वाला आदमी हो गया। पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज सच एज डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर शुड गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट। ऐसे लोग जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ और बीपी है, इन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए, अपना वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। चलिए, डिटेल में हो गए पाँचों वर्ड्स। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि हर साल गर्मी के अंदर आपको हीट वेव की वजह से लोगों की डेथ्स की न्यूज़ सुनने को या पढ़ने को मिलेंगी न्यूज़पेपर में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो गर्मी की वजह से डेथ्स होती है ना, इसमें सरकार का बड़ा दोष होता है। क्योंकि गर्मी कभी भी इतनी नहीं हो सकती कि कोई इंसान अपनी जान दे बैठे। अगर गर्मी बढ़ गई है तो पानी ज़्यादा पियो, पंखे के नीचे बैठो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी इनकम अच्छी हो, काम से आपको छुट्टी लेनी पड़े तो आप छुट्टी ले लो, एक दिन आराम कर लो। ये सभी सुविधाएं अगर मिलने लगे लोगों को, तो किसी की भी जान गर्मी से ना जाए। तो ये हमारा आर्टिकल ये बता रहा है कि अब जो फिर से न्यूज़ आने लगी है यूपी बिहार में लोगों की डेथ्स की, इन न्यूज़ के पीछे सरकार के लिए बड़ी सीख और सबक है, कैसे इन जो है डेथ्स को ये रोक सकती है। आज की टोन है क्रिटिकल, थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस आपको दे रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, साथ ही सजेस्टिंग सरकार के लिए बहुत सारे सजेशंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको गर्मी से होने वाली मौतों पे। कह रहा है जी, इन द ब्रूटल हीट वेव बीटिंग डाउन ऑन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, वन डिस्ट्रिक्ट इन यूपी बलिया रिपोर्टेड द मोस्ट डेथ्स। कह रहे जी ब्रूटल हीट वेव्स में, और कौन सी हीट वेव? जो बीट डाउन ऑन कर रही है, थपेड़े मार रही है ना, हमला कर रही है। और किस पे? बीट डाउन ऑन कर रही है ऐसी हीट वेव ब्रूटल वाली यूपी पे और बिहार पे। ब्रूटल समझते ना, खूंखार, वायलेंट, इंटेंस, जंगली। कह रहे जी बहुत खूंखार गर्मी के मौसम जो कि थपेड़े मार रहा है यूपी और बिहार पे। एक जिला जो है ना यूपी का, जिसका नाम है बलिया, इसने रिपोर्ट किया है सबसे ज़्यादा डेथ्स को, सबसे ज़्यादा गर्मी से होने वाली मौतों को। तो बलिया पे बना हुआ ये आर्टिकल, समझ गए? वन डिस्ट्रिक्ट इन यूपी आपका सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड इसकी वर्ब है। डिस्ट्रिक्ट ने रिपोर्ट किया मतलब वहाँ से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डेथ्स हो रही हैं गर्मी से। ब्रूटल मतलब खूंखार, जंगली, वाइल्ड बोल सकते हैं इसको। चलिए, बीट डाउन ऑन करना, थपेड़े मारना। करे जी द मेडिकल सुपरिटेंडेंट एट द लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल वॉज रिपोर्टेडली ट्रांसफर्ड आफ्टर ascribing the deaths to the heat, followed by a visit by a state's appointed team to assess the local conditions। कह रहे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, कौन होता है भाई? ये सरकारी अस्पतालों में जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है ना, जिसके पास अस्पताल को चलाने का चार्ज होता है इंडिया में,
उसको अपने बोलते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और वो भी छोटे वालों में। अगर कहीं वहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह है तो फिर तो वहाँ पे CDMO CDHO बहुत तरह की और भी अधिकारी आपको मिलेंगे, लेकिन जिला अस्पताल में तो कह रहे जी जिला अस्पताल का जो सुपरिटेंडेंट था, सबसे बड़ा डॉक्टर था वहाँ के लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, कह रहे जी उस बंदे को, उस डॉक्टर साहब को कथित तौर पे तो ट्रांसफ़र ही कर दिया गया। और कब? कह रहे जी जब उन्होंने एस्क्राइब कर दिया इन डेथ्स को हीट पे। एस्क्राइब करना मतलब किसी चीज़ का कारण बताना, किसी चीज़ को उसके कारण से जोड़ देना। कह रहे जब डॉक्टर साहब ने जोड़ दिया इन डेथ्स को गर्मी के साथ में, और कह रहे ये सब कैसे हुआ? ये फॉलोड बाय हुआ एक विजिट के द्वारा, दौरे के द्वारा, जो था एक स्टेट के द्वारा अपॉइंटेड टीम का, यूपी की राज्य के द्वारा एक अपॉइंट की गई टीम का। और ये टीम थी असेस करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए लोकल कंडीशंस का बलिया में गर्मी का। आई बात समझ में? तो सुपरिटेंडेंट साहब की जो बयान था ना, वो सरकार को पसंद नहीं आया। उसने बोला होगा सुपरिटेंडेंट ने कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल तो सब ठीक है, दुरुस्त है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोगों की यहाँ पे डेथ हो रही है। तो सुपरिटेंडेंट को वहाँ से हटा दिया गया और फिर एक टीम भेजी गई बलिया में चेक करने के लिए कि क्या वास्तव में ऐसी गर्मी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपका सब्जेक्ट है, ये एक पोस्ट हो गई, इसको मैं पूरे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये एक ओहदे का यानी डेजिग्नेशन का नाम है सरकारी। वॉज ट्रांसफर्ड इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस में, वॉज यानी बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सुपरिटेंडेंट साहब को ट्रांसफ़र किया गया, इनके ऊपर काम हुआ। एक्टिव पैसिव बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पकड़ने की कोशिश करो। ये वर्ब एक्टिव में थी, ये वर्ब पैसिव में है। ये फर्स्ट स्टेप्स हैं आपके। अगर बेबी स्टेप्स नहीं चलाओगे ना तो आप जो आगे भागने की कोशिश कर रहे हो वो तो कभी हो ही ना पाएगा। तो बेबी स्टेप्स पहले लेने हैं, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना है, वॉइस पकड़ना है, एक्टिव है पैसिव है, उसके बाद आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगी। एस्क्राइब नाम का जो वर्ड है, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही रहती है, एस्क्राइब समवन टू समथिंग। इसको आप एट्रीब्यूट करना भी बोलते हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा, इन दो सेंटेंसेस के जरिए आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ और पुलिस वालों ने वहाँ छानबीन की, और फिर पुलिस वालों ने बोल दिया ये एक्सीडेंट जो है ड्राइवर की लापरवाही से, नेग्लिजेंस से हुआ है। तो वो कैसे बोलेंगे भाई? आप बोलेंगे द पुलिस एट्रीब्यूटेड द एक्सीडेंट टू नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर। पुलिस ने एट्रीब्यूट कर दिया, पुलिस ने जोड़ दिया, पुलिस ने कारण बना के बता दिया इस एक्सीडेंट का, और क्या? नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही चालक की यानी ड्राइवर की। जिस भी चीज़ का कारण जो होती है ना, आप उसको एट्रीब्यूट प्लस में दैट थिंग प्लस में टू प्लस में जो वो कारण है, ऐसे आप बता सकते हैं। एक और सेंटेंस बनाते हैं। मैं बोलता हूँ कि भारत का जो राइज है, इंडिया का राइज जो आप देख रहे हैं 15 सालों से, कह रहे जी ये राइज जो है ना, इसका कारण बताया जा सकता है भारत की यंग पॉपुलेशन, या फिर जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो मैं क्या बोलूँगा? इंडियाज राइज कैन बी एस्क्राइब टू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। यहाँ मैंने पैसिव बनाया, कैन बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलो अब इसको जितना हो सके ध्यान किया करो अपनी रीडिंग में, जहाँ जहाँ वर्ड्स आए ये स्ट्रक्चर फॉलो होगी। माई सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू माई हार्डवर्क। मेरी सक्सेस जो है एट्रीब्यूट या अस्क्राइब की जा सकती है मेरी मेहनत पे, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू माई हार्डवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेस और एक्सेस, इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आप जानते होंगे। असेस का मतलब होता है जायज़ा लेना, इवेल्युएट करना, ठीक है, असेस करना। आपने कुछ लिखा, मैंने आपकी कॉपी को चेक किया, तो मैं आपकी कॉपी को असेस कर रहा हूँ, इवेल्युएट कर रहा हूँ कि आपकी लिखावट कैसी है। तो ये तो अलग वर्ड है, तो आप समझते ही हैं। एक्सेस जो वर्ड है, देखो इसकी स्पेलिंग क्या है, बीच में डबल सी आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, बीच में ऊपर डबल एस आ रहा है। एक्सेस वर्ड का मतलब होता है कहीं पे पहुंच रखना। जैसे अगर आपके पास पानी का एक्सेस है तो यू हैव एक्सेस टू वाटर। अगर आपके पास बिजली का एक्सेस है तो यू हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप दुकानदार हैं, आपके पास लोन्स का एक्सेस है तो यू हैव एक्सेस टू गवर्नमेंट लोन्स, है ना। ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। चलिए, कह रहा है मेंबर लेटर टोल्ड जर्नलिस्ट that the team had expressed its doubt about the heat being a factor since the toll due to the same heat wave was lower in districts nearby। कह रहा है जब ये टीम आई स्टेट द्वारा अपॉइंटेड, इसके एक मेंबर ने जर्नलिस्ट को बताया, पत्रकारों को बताया कि टीम जो है ना उसने एक्सप्रेस किया था अपने डाउट्स को, अपनी आशंकाओं को, और किस बारे में? हीट के बीइंग होने के बारे में, अबाउट द हीट बीइंग एक फैक्टर, एक कारण इन डेथ्स के पीछे। अच्छा ऐसा क्यों? इनको ऐसा क्यों लगा कि हीट से मौतें नहीं हुई हैं? कह रहे जी सिंस, क्योंकि जो टोल था, टोल का मतलब क्या होता है? नुकसान।
चाहे जान का नुकसान हो चाहे माल का नुकसान हो, अंग्रेजी में उसको टोल बोलते हैं। करेक्ट, क्योंकि जो नुकसान हुआ है, टोल जो हुआ है, जानी नुकसान हुआ है ड्यू टू द सेम हीट वेव, इसे हीट वेव की वजह से करेक्ट वो लोअर था, वो कम था आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ऐसा तो नहीं है बलिया डिस्ट्रिक्ट में ही सारा कहर बरपा है सूरज का, आसपास में बनारस है और जो छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, बलिया में डेथ्स हो रही हैं। तो कहने का मतलब कोई और भी कारण है, समझ गए ना, ऐसा टीम का मानना था। मेंबर की वर्ब है टोल्ड, टीम की वर्ब है हैड एक्सप्रेस्ड, टोल की वर्ब है वॉज। पूरी क्लैरिटी मिल रही है ना सेंटेंसेस की। चलो क्लैरिटी मिल रही है तो एक बात आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे पास परफेक्ट क्यों लगाया? जिनके दिमाग में क्लैरिटी है ज़रूर से डालो कमेंट्स के अंदर, जिनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कमेंट्स में जाके पढ़ लो, ठीक है। ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी इस सेंटेंस में कि पास इंडेफिनिट से काम चला ही नहीं, इस भाई साहब को हैड प्लस में V3 का इस्तेमाल करना पड़ा। अभी आगे जब ये स्ट्रक्चर आएगी फिर मैं आपको बता दूंगा, अभी जिनको आता है कमेंट्स में डाल के मुझे बताना। कह रहा है जी, द मेंबर स्टेटमेंट इज अ टाइमली रिमाइंडर दैट अ हीट वेव इज ओनली हाफ हीट, द अदर बीइंग बैड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सिक्योरिटी। कह रहे जो मेंबर की स्टेटमेंट है ये एक टाइमली रिमाइंडर है, वक्त रहते हुए एक हमारे लिए रिमाइंडर है, एक अलार्म है, अलार्म क्लॉक है, दैट वो इस चीज़ की कि एक जो हीट वेव है या गर्मी की जो कहर है वो सिर्फ आधी ही हीट है, वो सिर्फ आधी ही गर्मी है, और जो अदर बीइंग है जो बाकी आधी की है, द अदर मैंने बाकी आधा, कह रहा है वो होते हुए खराब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी। आई बात समझ में? इससे यही समझ में आता है कि गर्मी तो आधा ही कारण है, आधा कारण तो कुछ और है, और वो ये है लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लू में भी काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि गर्मी में कहीं किसी गरीब आदमी को राहत मिल सके सरकार की तरफ से। स्टेटमेंट की वर्ब है इज, हीट वेव की वर्ब है इज। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, बलियाज टोल कुड बी हाई बिकॉज ऑफ एज द टीम सस्पेक्ट्स कंटेमिनेटेड वाटर और बिकॉज द लोकल पीपल कुड नॉट कूल देमसेल्व्स। कह रहे बलिया का जो नुकसान है, अब ये टोल का मतलब क्या है भैया, ऊपर बताया ना आपको, जान या माल के नुकसान को टोल बोलते हैं, तो इस मामले में तो जानी नुकसान की बात हो रही है। कह रहे बलिया की जो डेथ्स हैं या जान का जो नुकसान है ये हाई हो सकता है, कुड बी हाई, और किस वजह से? बिकॉज ऑफ, इस वजह से या क्योंकि। कह रहे कि जैसा कि टीम को भी सस्पेक्ट है, जैसा कि टीम को भी शक है, टीम भी सस्पेक्ट करती है, और किस वजह से? कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, पोल्यूटेड पानी की वजह से, और या फिर इसलिए बिकॉज कि जो लोकल पीपल हैं वो अपने आप को ठंडा नहीं कर पा रहे हैं, उनको गर्मी से राहत लेना नहीं आ रहा है ना, ठीक से कैसे गर्मी को मैनेज करें। टोल की वर्ब है कुड बी, टीम की वर्ब है सस्पेक्ट्स, पीपल की वर्ब है कुड नॉट कूल। कंटेमिनेट करना, पोल्यूट करना, कंटेमिनेटेड यानी पोल्यूटेड, प्रदूषित पानी भी बलिया में डेथ का रीजन हो सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बलिया तो शायद गंगा जी के किनारे पे है ना कहीं, बनारस बलिया, बताना जिन लोगों को बताओ। कह रहा है जी, हीट्स डेडलाइंस डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल्स जनरल वेलबींग, एक्लाइमेटाइजेशन, फिजिकल एक्सर्शन, कोमॉर्बिडिटीज, लोकेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सपोजर। कह रहा है जी, हीट की जो डेडलीनेस है, हीट की जो मारक क्षमता है, डेड मतलब मुर्दा, डेडली मतलब मारक, और डेडलीनेस मतलब मारक क्षमता। कह रहे जी हीट की जो मारक क्षमता है, लीथलनेस जो है, कह रहे वो डिपेंड करती है, वो जो है इस चीज़ पे डिपेंड करती है, इस चीज़ के ऊपर रिलाई करती है, और किस पे? इन सभी चीज़ों पे जो इसने कोमा लगा करके लिखी हैं। अब वो चीज़ें देख लो, एक इंडिविजुअल की जनरल वेलबींग, एक इंसान की खुद की हेल्थ, कैसा वो वेलबींग रखता है। बीमार आदमी है तो हीट में जल्दी बीमार हो जाएगा, जल्दी उसके लिए डेडली होगी, स्वस्थ आदमी है तो ज़्यादा उसके लिए डेडली ना भी हो। फिर दूसरा है एक्लाइमेटाइजेशन, इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। किसी अंग्रेज़ को लाके पटक दोगे बलिया में तो 2.5 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो, समझ पा रहे हो ना। तो जो आदमी जहाँ से एक्लाइमेटाइज होता है उसके लिए उतनी ही गर्मी या सर्दी उतनी कम होती है, तो इस पर भी डिपेंड करता है आप उस एरिया में कब से रह रहे हैं। फिजिकल एक्सर्शन, कितना आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, फिर काहे की हीट, बाहर काम करते हैं, थकते हैं, तो आपको बड़ा जो है हीट का जो है असर सहना पड़ेगा। कोमॉर्बिडिटीज़ समझाया था ना आपको, अलग अलग बीमारियाँ, कौन कौन सी बीमारियाँ आपको ऑलरेडी लगी हुई हैं। लोकेशन, किस लोकेशन पे आप रह रहे हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी,
आपके यहाँ पे ह्यूमिडिटी का क्या स्तर है, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी। और फिर एक्सटेंट ऑफ हीट एक्सपोजर क्या है, हीट के सामने जो आपका एक्सपोजर है उसका एक्सटेंट यानी लेवल क्या है। दिन में 10 घंटे बाहर रहने वाला आदमी और दिन में 2 घंटे बाहर रहने वाला आदमी, दोनों के लिए गर्मी समान नहीं है। आई ना बात समझ में। तो ये सारे आपसे फैक्टर्स जो है ना शेयर किए हैं इसने, गर्मी कितनी मारक हो सकती है इनके हिसाब से। डेडलीनेस की वो है डिपेंड्स, ये सभी फैक्टर्स के ऊपर एक आरसी का क्वेश्चन भी बन सकता था। हालांकि मैंने बनाया नहीं है आज के क्विज में, लेकिन बनता तो यहाँ से सॉल्व हो जाता। एक्सर्शन का मतलब होता है थकावट, है ना, आपकी फटीग। कोमॉर्बिडिटी आप समझते ही हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होना एक साथ। एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब होता है अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू एन एनवायरमेंट। कह रहा है जी, बट फॉर ऑल द कम्प्लेक्सिटी द इंटरप्ले ऑफ दीज फैक्टर्स ऑगर्स द fight against this mode of climate crisis, which India is expected to suffer more often, can benefit considerably. लंबा सेंटेंस इतना ही पढ़ लो, मीनिंग निकाल लो। कह रहा है जी लेकिन इन सभी, फॉर ऑल, इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लेकर के या पेचीदगियों को लेकर के, कह रहे जिनको कि इंटरप्ले जो है, इंटरप्ले का मतलब क्या होता है, आपसी रिश्ता, म्यूचुअल रिलेशन। कह रहे कि ये सभी कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये सभी पेचीदगियाँ, कह रहे जिसका इंटरप्ले ये सारे फैक्टर्स ऑगर करते हैं, जिनके आपसी रिश्तों को ये सारे ऊपर वाले फैक्टर्स जो हैं ऑगर करते हैं, हिंट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, या समझ के ना बताते हैं। कह रहा हुआ ये कि जो फाइट है, जो लड़ाई है, किसके खिलाफ, क्लाइमेट क्राइसिस के इस नए रूप जो है, मोड के खिलाफ। नया मोड है ना क्लाइमेट क्राइसिस का कि हीट बहुत हो रही है। कह रहे ये जो फाइट है ना क्लाइमेट क्राइसिस के इस नए मोड के खिलाफ, जिसको इंडिया एक्सपेक्टेड भी है कि वो सफ़र करेगा मोर ऑफन, और भी ज़्यादा आने वाले सालों में। कह रहा है ये फाइट जो है बेनिफिट करेगी, इसको फ़ायदा मिलेगा बहुत सारा कंसिडरेबली। और किससे, अब फ्रॉम लगा के बता रहे, फ्रॉम सम लिटरेसी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। थोड़ी सी लिटरेसी से, एजुकेशन से, जागरूकता से, और रिसोर्सेज तक आपके एक्सेस से, संसाधनों तक आपकी पहुँच से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, डरना नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ध्यान से समझ लेना, फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे। कह रहे जी सारी इस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब पेचीदगी। अच्छा कौन सी पेचीदगी भाई, कह रहे ये वो इंट्रिकेसी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कॉम्प्लिकेशन है जिसको ये ऊपर बताए गए सारे फैक्टर्स का इंटरप्ले ऑगर करता है। इन सारे फैक्टर्स के आपसी रिश्ते जिसको इंडिकेट करते हैं। कहीं लोकेशन ख़राब है, एक्सर्शन कम है, कोमॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे ना हर लोकेशन के हिसाब से। कह रहा है ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बैठ रही है ना इन फैक्टर्स के इंटरप्ले की वजह से, कह रहा है उस कॉम्प्लेक्सिटी के सामने अगर आप देखें तो ये जो फाइट है क्लाइमेट क्राइसिस के इस नए रूप के सामने, जिसका नाम है एक्सट्रीम गर्मी, कह रहे जिसको इंडिया से आशा भी है कि वो बहुत अभी सफ़र करने वाला है आने वाले सालों में बार बार। कह रहे ये फाइट को बहुत बेनिफिट मिल सकता है, इट कैन बेनिफिट कंसीडरेबली। और किन दो चीज़ों से, अगर थोड़ी सी लिटरेसी मिल जाए, लोगों में जागरूकता फैल जाए, और उनको एक्सेस टू रिसोर्सेज हो, संसाधनों तक उनकी पहुंच बनाई जा सके। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस समझ गए होंगे। इंटरप्ले मतलब आपसी रिश्ता, इसकी वर्ब है ऑगर्स, ऑगर करना, प्रेडिक्ट करना, इंडिकेट करना। फाइट की वर्ब है कैन बेनिफिट, फाइट बेनिफिट करेगी मतलब फाइट को फ़ायदा होगा, इस फाइट में हमें फ़ायदा होगा, ऐसा समझ लो। इंडिया की वर्ब है इज़ एक्सपेक्टेड, कंसीडरेबली मतलब काफ़ी बड़ी हद तक, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, है ना, सिग्निफिकेंटली भी इसको सब्सटेंशली भी बोल सकते हैं। लिटरेसी का मतलब होता है शिक्षा, जागरूकता, है ना, बुद्धिमानी, समझदारी, इसको बोलते हैं लिटरेसी। कह रहा है लिटरेसी नीड्स टू बी रूटेड इन अ सिंपल फैक्ट। कह रहा है जो लिटरेसी है उसको रूट होने की ज़रूरत है, उसको इस जगह पे फोकस्ड होने की ज़रूरत है। और किस पे, एक सिंपल से फैक्ट पे, एक बिल्कुल जो है सामान्य से तथ्य पे। अब कौन सा फैक्ट है वो फैक्ट भी समझ लो। हीट इज़ डेडली व्हेन आवर बॉडीज़ are unable to shed it as quickly as it accumulates। कह रहा है जी हीट जो है वो डेडली होती है, गर्मी जो है मारक होती है, और तभी होती है जब हमारे शरीर जो है ना वो अनेबल होते हैं गर्मी को शेड करने में, इसको, इससे छुटकारा पाने में। भाई गर्मी आपकी बॉडी को लगी तो आपकी बॉडी ने कुछ किया जिससे गर्मी बाहर निकल गई। कह रहा है ये हीट तभी मारक होती है जब हमारी बॉडी गर्मी से छुटकारा नहीं पा पाती। और कब, उतनी ही तेज़ी से, एज क्विकली, जितना तेज़ी से ये बॉडी में इकट्ठी होती है, एज इट एक्यूमुलेट्स। बहुत तेज़ी से बॉडी में हीट आ रही है तो बहुत तेज़ी से आपको कुछ करना होगा।
अगर नहीं करोगे तो यही आपके किसी भी इंसान के लिए हीट के डेडली होने का रीज़न है। लिटरेसी की वर्ब है नीड्स, हीट की वर्ब है इज़, हीट की वर्ब है इज़, बॉडीज़ की वर्ब है आर। शेड का मतलब होता है छोड़ देना, छुटकारा पा लेना, गेट रिड ऑफ कर लेना, डिस्पोज ऑफ कर लेना। इट का है गर्मी के लिए, इट की वर्ब है एक्यूमुलेट्स, एक्यूमुलेट होना, चीज़ों का इकट्ठा होना, गैदर होना, आप जो है समझ गए ना, एक साथ आ जाना। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। मीनिंग निकाल लो अभी, फिर ग्रामर की स्ट्रक्चर देख लेना। आगे कह रहा है जी, दिस कैन हैपन ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशंस, अडेरेंस टू कास्ट एंड जेंडर बेस्ड स्ट्रिक्चर्स और इवन इन ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स। कह रहे जी ये जो चीज़ है ना, ये हो सकती है भैया, आपके शरीर में गर्मी पैदा हो रही है लेकिन आप जो है उससे छुटकारा नहीं पा सकते। कह रहे ये दिस कैन हैपन इन सभी चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ है पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से, आपकी लिविंग कंडीशंस ख़राब हैं, घर में खिड़की रोशनदान नहीं है। दूसरा जो रीज़न है वो है अडेरेंस टू कास्ट और जेंडर बेस्ड स्ट्रिक्चर्स। ऐसी पाबंदियों से, स्ट्रिक्चर से आप अडियर कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, जो आपकी कास्ट या जेंडर की वजह से हैं। आप जो है मेल्स के लिए अलग कुछ पहनने का है, लड़कियों के लिए कुछ अलग पहनने का है, किसी कास्ट के लिए कुछ और पहनावा है, किसी और कास्ट के लिए कुछ और पहनावा है, तो उस पहनावे की वजह से आप अडियर कर रहे हो, या कुछ ऐसे स्ट्रिक्चर्स आपके ऊपर लग गए हैं, पाबंदियां लग गई हैं जिनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते अपने जेंडर या कास्ट की वजह से। तो ये भी रीज़न होता है। और या फिर ये होता है ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स में, ऐसी हॉस्पिटल्स जहाँ पे खूब भीड़ है, खचाखच भरे हुए हैं। दिस की वर्ब है कैन हैपन। अडियरेंस टू का मतलब होता है किसी चीज़ से अडियर करना, उस चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। जो आपके कास्ट और आपके विलेज में आपके जेंडर के हिसाब से जो कपड़े हैं, अगर आप वही पहन रहे हो स्ट्रिक्टली, तो आप उन कपड़ों से अडियरेंस टू दिखा रहे हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जी अमेनिटीज़ दैट कैन हेल्प इंक्लूड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, इंडोर वेंटिलेशन, हेल्थ केयर, रेगुलर वर्क ब्रेक्स एंड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट वेज लॉस। कह रहे हैं वो अमेनिटीज़, वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज़ जो हमें हेल्प कर सकती हैं, कह रहा है उनमें क्या क्या शामिल है। दे इंक्लूड, ये सभी चीज़ें, आपके पास एक्सेस हो ड्रिंकिंग वाटर का, आपके अंदर या जहाँ भी आप काम कर रहे हो इंडोर्स में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा के आने और जाने का पूरा स्पेस हो, आपको हेल्थ केयर मिलता हो, डॉक्टर की जो है फैसिलिटी मिलती हो, रेगुलर वर्क ब्रेक्स मिलते हों, बीच बीच में आपको ब्रेक्स मिले ताकि आप अपने आप को ठंडा कर पाएँ, है ना, पंखे वंखे के नीचे बैठ पाएँ, और आपको प्रोटेक्शन मिलता हो वेज लॉस के सामने। एक दिन गर्मी लग गई तो घर बैठ के आराम करें, आपकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, आप आराम करके फिर से अपने काम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी एमिनिटीज़ जो है ना, गर्मी में हर आदमी को मिलनी चाहिए। एमिनिटीज़ की वर्ब है इंक्लूड, दैट की वर्ब है कैन हेल्प, दैट आया है एमिनिटीज़ के लिए। और आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इफ़ अ पर्सन डाइज इन अ हीट वेव, इट इज़ ओनली फेयर टू आस्क वेदर ही और शी वॉज एबल टू एक्सेस दीज एमिनिटीज़। कह रहा है अगर कोई भी आदमी मरता है हीट वेव में, अपनी जान देता है, तो ये सिर्फ फेयर ही है, ये बिल्कुल सही ही है कि ये पूछा जाए, आस किया जाए वेदर हाँ या ना, कि ये बंदा या जो बंदी है ये एबल था या नहीं एक्सेस करने में इन सारी बेसिक एमिनिटीज़ को। जहाँ भी काम करता था वहाँ ये सब चीज़ें इसके एम्प्लॉयर से इसको मिली थी या नहीं मिली थी। मिली थी तब तो कुछ नहीं कर सकते, और अगर नहीं मिली थी तो इसकी डेथ जो है उस केस में अवॉइडेबल थी, अवॉइड की जा सकती थी। पर्सन की वर्ब है डाइज, इट की वर्ब है इज, ही और शी की वर्ब है वॉज। चलिए ये पैराग्राफ पूरा हो गया आपका। अब आ जाओ इस आर्टिकल के इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे, एज प्लस में एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस में एज। इंग्लिश में स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिमिली, सिमिली। और सिमिली का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को सिमिलर बताने वाली चीज़ सिमिली कहलाती है, ऐसा समझ लो। अलंकार है ये, अलंकार आपने पढ़े होंगे जो है हिंदी ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में, वही है ये। यूज़ करके दिखा देते हैं आपको सिमिली को। उससे पहले ये समझ लो, एज और एज के बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है, लेकिन आएगा हमेशा पॉजिटिव डिग्री जिसकी भी लगाना चाह रहे हो। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री किसी एडवर्ब एडजेक्टिव की आप यूज़ कभी भी नहीं करेंगे। और दोनों में से क्या लगाना है ये डिसाइड करेगा आप इस सिमिली को किसके लिए यूज़ कर रहे हो। अगर किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हो तो बीच में एडजेक्टिव लग जाएगा। अगर किसी वर्ब के लिए एक्शन की तरह यूज़ कर रहे हो, किसी एक्शन के लिए एडवर्ब की तरह यूज़ कर रहे हो, तो बीच में एडवर्ब लग जाएगा। तो हमेशा सिमिली को देखो और फिर उसको पकड़ के पूछो किसको मॉडिफाई कर रही है। किसी एक्शन को कर रही है तो एडवर्ब लगा देना, किसी नाउन को कर रही है तो एडजेक्टिव। अब आपको मैं जो है प्रैक्टिकली बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। फोर्ड मस्टैंग कार्स आर एज क्विकर या क्विकली एज अ बुलेट।
ये कार्स निकाल दो, ठीक है। फोर्ड मस्टांग की ये एक ही कार समझ लो ना, कार्स नहीं लिखते हैं अपने। चलो, फोर्ड मस्टांग का एक बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, ठीक है। देखना इसको नेट पे, आपको अजीब सी गाड़ी दिखेगी, एक स्पोर्ट्स कार है। कह रहे जी जो फोर्ड मस्टांग गाड़ी है ना, ये उतनी ही तेज है जितनी एक बुलेट यानी कि गोली, या यूं कह दें कि ये गोली की जैसी तेज है। यूज़ किया ना मैंने अलंकार, अलंकार इसी को तो बोलते हैं। फोर्ड मस्टांग एक गोली की जैसी तेज है। अब मुझे बताओ, ये जो एज की स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये नाउन के लिए आई है या किसी वर्ब के लिए आई है? मैं आपके जितना ही लंबा हूँ, वो उसके जितने ही स्मार्ट है, हम उनके जितने ही अमीर हैं। फोर्ड मस्टांग गोली की जैसे ही तेज है। भैया नाउन की बात हो रही है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है। मैं लंबा हूँ, वो अमीर है, फोर्ड मस्टांग तेज है। समझ पा रहे हो ना? तो जब नाउन की विशेषता बतानी है तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें, और आप बीच में क्या लिखेंगे? क्विक नाम के एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। तो क्विकर तो हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, और क्विकली ये हो गई एडवर्ब। तो सर इस केस में ना एडवर्ब की ज़रूरत है ना कंपैरेटिव डिग्री की यूज़ है, आपको यहाँ पे लगाना है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को। फोर्ड मस्टांग इज़ एज क्विक एज अ बुलेट। जिनको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट में मज़ा आ गया, कमेंट्स में बताना। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन किताबों में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करके बताए होते हैं, है ना। तो जिनको वहाँ से समझना है कम से कम यहाँ से समझ लिया करो, इतना ही कॉन्सेप्ट है बस ये। अब अगला वाला देखो, अगला सेंटेंस। फोर्ड मस्टांग पिक्स अप स्पीड एज क्विक या क्विकर एज अ बुलेट। फोर्ड मस्टांग जो है, ये जो कार है, अजीब सी स्पोर्ट कार, ये पिकअप करती है स्पीड को, ये अपनी रफ्तार को बनाती है या पकड़ती है उतनी ही तेज़ी से जितनी की तेज़ी से एक बुलेट पकड़ती है, यानी बुलेट यानी गोली। अब बताओ ये एज जो है ये किसके लिए लगाया गया है? देखते ही समझ में आ रहा है, एक वर्ब को, पिकअप स्पीड जो एक वर्ब है, इसको यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है। जितनी तेज़ी से बुलेट भागती है उतनी तेज़ी से ही फोर्ड मस्टांग भी स्पीड को पिकअप करती है। समझ पा रहे हो ना? स्पीड को पिकअप करना, एक वर्ब के लिए आपने सिमिली लगाई है। अब क्या आएगा बीच में? एडवर्ब आएगा। क्विक एडजेक्टिव है, क्विकर इसकी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों ही गलत हैं, आप यहाँ पे यूज़ करें, क्या यूज़ करेंगे? एज क्विकली। एडवर्ब यूज़ करना है ना, तो एज क्विकली। चलिए कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। थर्ड सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, और बीच में स्ट्रॉन्ग नाम के एडजेक्टिव को जिस भी फॉर्म में, चाहे एडवर्ब फॉर्म में चाहे एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना है, यूज़ करके दिखाओ। सेंटेंस आपके सामने है, सब लोग कोशिश करेंगे, इसको कमेंट्स में डालो। कोशिश करना है, जो सीखा है उसको अप्लाई करके देखो, दिमाग में बैठा या नहीं बैठा। स्ट्रॉन्ग नाम के एडजेक्टिव की एडजेक्टिव या एडवर्ब डिग्री को जो भी सूटेबल हो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ चिपका के बताओ। चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है इफ़ यूपी एंड बिहार आर टू फोर्ज अ बेटर वे फॉरवर्ड vis-a-vis their heat response, they need to register all heat related deaths, assign the cause, ensure the medical certificates of cause of death or MCCDs follow the proper course of the most recent revision of the International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems। लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान सी बात बोल रहे हैं। कह रहा है अगर यूपी और बिहार को फोर्ज करना है, मुश्किलों के साथ में अचीव करना है सक्सेसफुली, और किस चीज़ को फोर्ज करना है? एक बेहतर आगे के रास्ते को, वे फॉरवर्ड को। और किस चीज़ को लेकर के? ऐसा वे फॉरवर्ड जो विजुवी है, जो विद रिगार्ड टू है, जो बारे में है उनके हीट रिस्पॉन्स को लेकर के, गर्मी को लेकर के, उनकी प्रतिक्रिया को लेकर। कह रहा है जी अगर गर्मी में यूपी बिहार को अच्छे से चलाना है ना, तो आपको क्या करना होगा? इन दोनों राज्यों को रजिस्टर करना होगा। इनको ज़रूरत है कि रजिस्टर करें सारी हीट रिलेटेड डेथ्स को, फिर असाइन करें उनके कोज़ को या कारण को बताएं, और फिर इंश्योर करें, इस चीज़ को पक्का करें, और किस चीज़ को? कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं कॉज ऑफ डेथ के या MCCDs के, कह रहे वो फॉलो करते हैं प्रॉपर कोड्स को, प्रॉपर रूल्स को। सबसे करंट जो रिवीजन आया है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स का, तो एक नया कानून बना है इंटरनेशनल, जो है एक नई गाइडलाइंस बनी है, उसके हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रॉपरली बने हों, लिखा हो ये आदमी की गर्मी की वजह से, इस गर्मी में इस वजह से इसकी डेथ हुई है ना, एंड इश्यू देम, और फिर उनको इश्यू करने की ज़रूरत है। तो डेथ का एकदम एक्यूरेट डेटा वो लेकर के आएँ, उस डेटा को पब्लिक डोमेन में रखें, अगर यूपी बिहार को अपना रिस्पॉन्स अच्छा करना है हीट के सामने। यूपी बिहार की वर्ब है हार। फोर्स का मीनिंग आप जान गए हैं, बड़ी मुश्किलों से किसी चीज़ को बनाना, डील को, कॉन्ट्रैक्ट को, अलायंस को, रास्ते को, वे फॉरवर्ड को, है ना।
विश भी मतलब विद रिगार्ड टू या विद रिस्पेक्ट टू। दे की वर्ब है नीड, दे की वर्ब नीड है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये वर्ब्स नहीं है। दे नीड टू रजिस्टर ऑल डेथ्स, देन दे नीड टू असाइन। ये टू असाइन एक इन्फिनेटिव है, टू यहाँ से निकाल दिया, यहाँ लग गया ना तो बार बार क्यों लगाना है। तो ये जो टू यहाँ लगा हुआ है ये यहाँ भी लगा हुआ है, ये इंश्योर से पहले भी लगा हुआ है, ये फॉलो से पहले भी लगा हुआ है, और ये इशू से पहले भी लगा हुआ है। तो ये चारों जो इन्फिनेटिव बना रहे हो ये एक्चुअल में वर्ब का पार्ट नहीं है, ये इन्फिनेटिव्स हैं, ठीक है। तो वर्ब तो हो गई आपकी नीड्स। मेडिकल सर्टिफिकेट्स की वर्ब है फॉलो, ठीक है, इसकी वर्ब फॉलो हो जाएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जी नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल शुड कंपाइल एंड रिलीज MCCD डेटा एवरी ईयर टू फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड पॉलिसी इनपुट। कह रहे फिर जो दूसरा काम ये है कि डेटा जब इशू हो जाए तो फिर जो सेंसस कमिश्नर है, रजिस्ट्रार जनरल है, जिसके पास आप डेथ्स को, बर्थ्स को, सब चीज़ों को रजिस्टर करवाते हैं, कह रहा है इस अधिकारी को कंपाइल करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए इस डेटा को, और फिर रिलीज़ कर देना चाहिए इस डेटा को हर साल। और क्यों? ताकि फैसिलिटेट करें, फैसिलिटी दें, हम हेल्प करें इंडिपेंडेंट रिसर्च को और या फिर पॉलिसी इनपुट को, है ना। पब्लिक डोमेन में डेटा हो, रिसर्च कंपनियां उस डेटा को रिसर्च करके कुछ पॉलिसी में इनपुट दे सकें, सरकार को कुछ सजेस्ट कर सकें। एंड टू प्रिवेंट टाइम वेस्टिंग डिस्प्यूट्स ओवर ऑफिशियल वर्सेस एक्चुअल फिगर्स। और ये इसलिए भी करना है ताकि रोका जा सके टाइम को वेस्ट करने वाले झगड़ों को सरकारी आंकड़ों को लेकर के और एक्चुअल आंकड़ों को लेकर के। तो रजिस्ट्रार जनरल जब खुद का आंकड़ा दे देगा जो कि एकदम रजिस्टर के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट होता है, क्लियर कट जो इसके पास हर डेटा का रिकॉर्ड होता है, कितनी डेथ्स हुई, कहाँ हुई, कितने बच्चे पैदा हुए। तो कह रहा है ऐसा क्लियर सा डेटा हमें मिल जाएगा तो आपसी झगड़े भी नहीं होंगे। लोग कहते हैं डेथ ज़्यादा हुई है, सरकार कहती है कम हुई है, ये रजिस्ट्रार जनरल बता देगा कितनी हुई हैं। और साथ ही जो है पब्लिक डोमेन में डेटा होने से रिसर्च भी अच्छे से हो पाएगी। रजिस्ट्रार जनरल की दो वर्ब्स हैं, शुड कंपाइल एंड शुड रिलीज। कंपाइल का मतलब होता है डेटा को इकट्ठा करना, अलग अलग शहरों से इकट्ठा करके फिर राज्य का एक साथ बना देना, है ना, इसको कंपाइल करना बोलते हैं। कह रहा है जी हाउएवर द ऑफिस हैज़ नॉट रिलीज द कॉरस्पॉन्डिंग रिपोर्ट्स फॉर 2021 एंड 2022। कह रहा है हालांकि ये जो ऑफिस है रजिस्ट्रार जनरल का, इसने रिलीज नहीं किया है इस तरह की रिपोर्ट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग या रिलेटेड रिपोर्ट्स को, ऐसे सिमिलर रिपोर्ट्स को जो 2021 और 2022 के लिए होनी चाहिए। कह रहा है इन द 2020 रिपोर्ट विच वॉज अपलोडेड ओनली लास्ट ईयर, बिहार असाइंड कॉजेज टू जस्ट 3.4% ऑफ रजिस्टर्ड डेथ्स। कह रहे जो 2020 की रिपोर्ट भी है जो अभी पिछले ही साल अपलोड हुई थी 2 सालों के वेट के बाद 2022 में। कह रहा अगर उस रिपोर्ट को भी देख लेना, बिहार ने असाइन किया कॉजेज़ को, उसने कारण बताया कॉजेज़ का, और कितना, सिर्फ 3.4% ऑफ रजिस्टर्ड डेथ्स में। बाकी देख लो 96% डेथ्स के अंदर गर्मी से जो होती हैं उसमें बिहार जो है वहाँ की सरकार कुछ लिख के नहीं बताती है डेथ सर्टिफिकेट पे कि वो डेथ कैसे हुई है। कह रहे जी ये है द वर्स्ट अमंग स्टेट्स, सभी स्टेटों में सबसे पुअर है, द वर्स्ट जो है बिहार का रिकॉर्ड है। चलिए रिपोर्ट के लिए विच आया, विच की वर्ब वॉज अपलोडेड, पैसिव में, बिहार की वर्ब है असाइंड। कह रहा है नॉट एवरीवन हु डाइज ड्यूरिंग अ हीट वेव हैज़ डाइड ड्यू टू द हीट। कह रहा है हर एक आदमी नहीं, नॉट एवरीवन, कह रहा है हर एक आदमी नहीं जिसकी डेथ होती है गर्मी के मौसम में हीट वेव के दौरान, कह रहा है वो मरता है, वो या डाई करता है हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि मार्च से सितंबर में जितनी भी डेथ्स हुई हैं सब गर्मी की वजह से होती हैं। कह रहा है लेकिन बात ये भी है, बट बात क्या है, बट ओनली इफ़ गुड लिविंग कंडीशंस हैव बिन द नॉर्म। लेकिन ये बात तभी है जब अच्छी लिविंग कंडीशंस को आपने नॉर्म बना दिया है, हर आदमी के पास लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, तभी ये बात हम जो है गारंटी के साथ बोल पाएंगे। अगर लिविंग कंडीशन ख़राब है तो हमारे हिसाब से तो वो हर डेथ हीट की वजह से हुई है जिसका सरकार कोई कारण नहीं बता पा रही। नॉट एवरीवन इसकी वर्ब है हैज़ डाइड, हु की वर्ब है डाइज, ये आया है एवरीवन के लिए। कंडीशंस की वर्ब है हैव बिन, नॉर्म का मतलब होता है कानून या रूल। कह रहा है इफ़ दे हैव नॉट द स्टेट इज़ एज मच टू ब्लेम एज द हीट। कह रहा है अगर वो नहीं बनी है नॉर्म, इफ़ दे हैव नॉट, यहाँ पे हैव नॉट बिन लगना चाहिए, बिन को इसने लिखा नहीं है, पिछले वाले सेंटेंस से कनेक्ट कर दिया है। कह रहा है इफ़ दे हैव नॉट बिन, अगर वो नॉर्म्स अभी तक नहीं बनी है ना अच्छी लिविंग कंडीशंस की, तो स्टेट जो है ना वो भी उतनी ही ब्लेम करने लायक है। स्टेट इज़ एज मच टू ब्लेम एज द हीट, जितनी की गर्मी, राज्य पे भी उतनी ही इस पूरी चीज़ का ब्लेम है जितना गर्मी पे पड़ना चाहिए। चलिए सिंपल सा आर्टिकल, इंटरेस्टिंग था,
जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो अलाइन करती है, बिल्कुल हिसाब से है, इस आर्टिकल के ऑथर के व्यू पॉइंट से, उसके नज़रिए से। यूं कह दें कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट से हमारे आर्टिकल का एडिटोरियल जो है सहमत होना चाहिए। स्टेटमेंट्स देख लो। हीट वेव्स आर सॉलली कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड कैन नॉट बी मिटिगेटेड बाय ह्यूमन एक्शंस। हीट वेव जो है खाली क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है और इंसान का इसको कम करने में कोई रोल नहीं हो सकता, है ना। इट कैन नॉट बी मिटिगेटेड बाय ह्यूमन एक्शंस। क्या ये बात हमारे जो आर्टिकल से या आर्टिकल के एडिटोरियल से सहमत होगी? या फिर ये वाली बात, गुड लिविंग कंडीशंस कैन एंटायरली एलिमिनेट द रिस्क ऑफ डेथ ड्यूरिंग हीट वेव्स। अच्छी कंडीशन जो है, लिविंग कंडीशन, पूरे तरीके से हीट से होने वाली डेथ्स को ख़त्म कर देंगी। या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हीट रिलेटेड डेथ्स की, वो अकेले अकेले आम आदमी की है और उसकी चॉइसेस की है, जो विकल्प वो चुनता है। या फिर सरकार एक बड़ा रोल प्ले करती है संसाधनों को ला करके देने में और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में, ताकि गर्मी के प्रभाव से लड़ा जा सके। तो चारों में से कौन सी बात आपको लगता है आर्टिकल के हिसाब से सही होगी? हिंदी में बता दिया है, एक भी बच्चे का गलत ना हो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल भी रहा हूँ हिंट के साथ, वहाँ से चेक कर लेना, मेरे आंसर से अपना मैच करना। सेकंड पूछ रहा है जी, स्पेसिस के हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सेंसस कमिश्नर के लिए या रजिस्ट्रार जनरल के लिए कि वो एमसीसी डेटा को हर साल रिलीज़ करे? तो 4 रीजन्स आपको दिए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बता दो, एमसीसी डेटा जो है क्यों ज़रूरी है। ये मैं बताऊंगा नहीं, खुद से करो, हिंदी में बताऊंगा, फिर देखते ही निकाल लोगे आंसर। खुद से निकालो इसकी हिंदी, फर्स्ट कमेंट से आंसर को मैच कर लेना। थर्ड जी, आपसे ईडियम पूछिए, डॉग डेज क्या होता है, तो ये आपको करवा दिया है ना। कुत्तों वाले दिन कौन से होते हैं? चौथे में एक वन वर्ड पूछा है, एक से ज़्यादा बीमारियों की एग्जिस्टेंस को या को एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो वो मॉर्बिड से बनने वाला वर्ड, मॉर्बिड मतलब बीमार, वहीं से बनने वाला वर्ड जो है बना करके दिखाओ वन वर्ड में। पाँचवें में आपसे पूछा है जी, एस्क्राइब जो वर्ब है ये किस तरह का प्रेपोजिशन लेती है, एट, टू, विद या ऑन। छठवें में आपसे पूछा है असेस और एक्सेस में से कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए। और सातवें में पूछा है जी, स्मार्ट नाम का एडजेक्टिव किस फॉर्म में यूज़ होगा, स्मार्टर, स्मार्ट या स्मार्टली, अपनी एडवर्ब फॉर्म में। तो जो कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए हैं वही अप्लाई करने हैं। फर्स्ट कमेंट से आंसर निकाल लो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। अंटिल